हाँ तो प्यारे बच्चों, माइक लगा ली जाए। हाँ तो प्यारे बच्चों, आगे बड़े बाल वाले सर आपके लिए लेके एक और शानदार वीडियो एग्रीकल्चर गुरुदेव से वेदांत मंसूरी आपके लिए लेके आया एक शानदार तड़कता भड़कता वीडियो। किस पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। हाँ सर, 12th चालू हो गई है, 12th चालू हो गई, बिल्कुल 12th के चैप्टर चालू हो गए। 11th के 3-4 चैप्टर और बचे। 11th का मैक्सिमम पार्ट, जो जहाँ से सवाल मैक्सिमम आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमने ग्रेविटेशन देखा, हमने वर्क पावर एनर्जी देखा, हमने फ्रिक्शन देखा, हमने हीट देखा, एसएचएम देखा। मैक्सिमम यहाँ से सवाल आता है, हमने सब कुछ देख रखे। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं 12th के चैप्टर। अब हम क्या चालू कर रहे हैं? 12th के चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी 100% रहती है। कितने? 100%। यानी यहाँ से तो आपके पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। लिख के ले लो क्या भाई? हाँ भाई, सवाल आएगा ही आएगा। 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके चैप्टर में विद्युत क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां से एक सवाल तो आना तय है। एक सवाल आना तय, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन एक सवाल तो आना तय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12th का स्टार्टिंग चैप्टर है सर। 12th पूरा इसी पर टिका हुआ है। 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी यूनिट सर, मैग्नेटिज्म सर, दूसरे सारे चैप्टर इस पर ही टिके हुए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर गुरुदेव से वेदांत मंसूरी आपके लिए लेके आया इस चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज। ये देखिए आपके भोले से सर, जो कि बहुत सीधे, बहुत अच्छे दिखते हैं। ठीक है, आई नो आई एम स्मार्ट। पीवाईक्यूज का मतलब क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी क्या सर? इस चैप्टर से जितने भी पिछले 10 सालों में सवाल आए, आज हम वो सारे सवाल एक से एक करके सॉल्व करेंगे। उसके आसान आसान तरीके देखेंगे कि वो सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। ओके, चलो हम सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत आसान आसान सवाल हम ट्राई करते हैं। पहला सवाल बहुत आसान सवाल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए। क्या? अच्छा, जरूरत नहीं है, उसने डायरेक्ट मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दे रखा है, हम डायरेक्ट देख सकते हैं। क्या? इफ 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मेटल स्फीयर टू अनदर मेटल स्फीयर। यानी क्या सर? हमारे पास 2 स्फीयर है सर। 2 स्फीयर किसके है सर? मेटल स्फीयर है। यानी क्या है? कंडक्टर है। यानी क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या? कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। हम इससे इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे सकते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आ गया समझ में। मेटल स्फीयर टू अनदर मेटल स्फीयर ऑफ इक्वल मास। क्या? इक्वल मास। हाँ भाई, इसका मास भी कितना है? m, और इसका मास भी कितना है? m। इक्वल मास बोला, हम m मान लेते, हमें मास से कोई मतलब है नहीं है, कितना भी मास हो। ठीक, देन डिफरेंस इन द मासेस ऑफ स्फीयर विल बी। क्या बोला? डिफरेंस ऑफ मास, डिफरेंस इन द मासेस ऑफ स्फीयर विल बी। क्या बोला? कि इफ 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मेटल स्फीयर। क्या? अच्छा, सवाल सुनना, लग रहा होगा 1000 आंसर आएगा, लेकिन नहीं। हम मान लेते कि इसका कितना m, इसका कितना m है। ठीक है सर, मान लेते। हमने यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन उठाए। कितने? 1000 इलेक्ट्रॉन उठाए। हमने यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन उठाए और उठाकर कहां कर दिए? यहां पर कर दिए। कितने कर दिए? यहां पर। डिफरेंस इन द मासेस ऑफ स्फीयर बोला। क्या बोला? डिफरेंस इन द मासेस ऑफ स्फीयर। अब देख बच्चे क्या करते सर, इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, यानी सर डिफरेंस कितना का आ गया? 1000 का। नहीं, देख सोच, अगर तेरे पास 10,000 रुपए, कितने हजार, कितने हजार रुपए? 10,000 रुपए। ठीक है, तेरे छोटे भाई के पास भी कितने रुपए? 10,000 रुपए। ठीक है, यानी अब दोनों के पास बराबर पैसा, यानी बराबर मास है। फिर मैंने 1000 रुपए मेरे उसको दे दिए, 1000 रुपए लेके छोटे भाई को दे दिए। अब छोटे भाई के पास कितने पैसा आ गए? 1000 रुपए। कितने? 11,000 रुपए। और मेरे पास कितने रह गए? 9,000 रुपए। यानी क्या कि अगर 1000 रुपए मैंने मेरे छोटे भाई को दिए, 1000 रुपए हमने हमारे अब्दुल रहमान साहब को दिए छोटे भाई को, तो उसके पास कितने रह गए? 11,000। और मेरे पास कितने रह गए? 9,000। यानी 1000 मेरे पास से कम हुए और 1000 उसके पास ज्यादा हुए। यानी क्या कि सर अगर 1000 इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिए, तो इसके पास अब कितना मास हो गया? m, जो इसका इनिशियल मास पहले से था, प्लस 1000 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना हो गया सर? m
माइनस 1000 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपने 1000 इलेक्ट्रॉन खुद से दूसरे को ट्रांसफर करे। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस पता? हाँ सर पता है। कितना आ जाएगा डिफरेंस? कितना आ जाएगा? m2 माइनस m1। m2 कितना हमारा? m प्लस 1000 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस m, ये वाला लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देख m प्लस 1000 इलेक्ट्रॉन। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? माइनस m। माइनस और माइनस क्या दे देगा? प्लस दे देगा। प्लस 1000 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m से m उड़ गया, आंसर क्या आ गया? 2000 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना डिफरेंस आया? 2000 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ढोलपुर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। आया समझ में? देख लग क्या रहा था कि 1000 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा, नहीं, उसने डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिफरेंस इन द मासेस ऑफ स्फीयर विल बी। 1000 खुद से माइनस हुआ, दूसरे को दिया तो 1000 उसमें ऐड हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ऑलवेज ट्रू? ऑलवेज बोला है। क्या बोला? ऑलवेज। हमेशा वो स्टेटमेंट सही होना चाहिए। आर यानी एक से ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू मेटेलिक सरफेस। क्या बोला? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू मेटेलिक सरफेस। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटेलिक सरफेस इज जीरो। दूसरा। तीसरा क्या? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या होता है कि उसके सरफेस पर चार्ज क्या हो? बराबर बटा हुआ हो। चार्ज किस तरीके से बटा हुआ हो? बराबर बटा हुआ हो। तो यहां से हमें एक चीज पता चली। क्या सर? थर्ड ऑप्शन तो हमारा सही है। इसने पूछा फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें तो थर्ड है ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा गलत। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला गया, सेकंड एंड थर्ड बोला गया और फर्स्ट एंड थर्ड बोला गया। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटेलिक सरफेस इज जीरो। हो सकता है क्या ऐसा? सर सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचते। पहला ऑप्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू मेटेलिक सरफेस। उसने फिर क्या बोला? ऑलवेज। क्या ऑलवेज पैरेलल टू मेटेलिक सरफेस रहती है? नहीं। जब क्या हो? इक्विलिब्रियम स्टेट हो। कौन सी स्टेट हो? इक्विलिब्रियम। तो ही क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ही क्या होती है? पैरेलल होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है सर। सर इसने बोला फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड तो सही है लेकिन सर फर्स्ट गलत है, तो ये गलत हो गया। यहाँ से बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये गलत हो गया। सही आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड पॉइंट भी हम देख लेते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटेलिक सरफेस इज जीरो। हाँ, एक मेटेलिक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देख, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? चली गई। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई उतनी क्या हो गई? चली गई। हाँ, उसने क्या बोला था? ऑलवेज। तो ऑलवेज जीरो हो सकती है। सोचो, क्या सर ऑलवेज जीरो हो सकती है? तो हाँ हो सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। क्या? इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कॉमा आ जाएगा? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी क्या? यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? +1 कूलम का। इसको उठा के मैं यहां से यहां लाया, तो इसमें मुझे जो वर्क डन करना पड़ा वो किसके बराबर है? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया आवश्यक कार्य कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं सर, पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं कहलाता। व्हाट? सर ये तो पावर की यूनिट होती है। सर पावर का यहाँ कोई काम नहीं है, तो इसको हटा दो। कूलम फोर्स? नहीं सर, ये तो प्लस प्लस या दो आवेश Q1 और Q2 के बीच में लगता है। किसके बीच? Q2 नहीं, Q2 मतलब आवेश, Q2 मतलब आवेश, वो क्यूटी पाई वाला क्यूट नहीं। ठीक है, तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? कूलम फोर्स। क्या यहाँ पर इसकी बात चल रही? नहीं। तो ए और सी ऑप्शन क्या हो जाएगी? गलत। उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्क डन इन
bringing a unit positive charge from one point to another is called electric field intensity। आसान सवाल था, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। हमें पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलो यहाँ बच्चे ये दो तो आसानी से गलत कर देंगे, ये ऑप्शन इसमें कंफ्यूज हो गया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाना है, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू यहाँ से होता है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू यहीं से होता है। सर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, क्वांटीकरण ऑफ चार्ज, क्या, Q बराबर NE, Q बराबर NE। इस फॉर्मूले को हम समझते हैं, क्या। देख मैं कह रहा हूँ कि सबसे छोटा चार्ज इस दुनिया में क्या पॉसिबल है। सर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी क्या। सर सबसे छोटा चार्ज जो इस दुनिया में पॉसिबल है वो कितना है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी क्या। देख मैंने कहा कि यहाँ सिक्के पड़े, किसके, 10-10 रुपए के सिक्के पड़े, तुम कितने भी सिक्के उठा सकते हो। अब तुम जितने भी सिक्के उठाओगे या तो 10 रुपए हो गए, 20 हो गए, 100, 200, 300, 10 के मल्टीपल में हो गए, किसके मल्टीपल में हो गए। ऐसा ही होगा ना कि 105 रुपए, अगर भाई अगर यहाँ 5 का सिक्का है ही नहीं तो घर से तो ला नहीं सकते। आया समझ में, क्या कि अगर फिक्स चार्ज है ई क्या हमारा फिक्स चार्ज है, ई क्या बोला उसने, हमारा एक फिक्स चार्ज है, ठीक है। उसने बोला Q बराबर NE, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो क्या ये पॉसिबल है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा या 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, यानी क्या, अगर N की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या N तक आ जाए तो चार्ज पॉसिबल है। लेकिन अगर N की वैल्यू पॉइंट में आ जाए, पॉइंट में मतलब क्या, 1.2 मतलब क्या, एक तो पूरा इलेक्ट्रॉन है और फिर एक इलेक्ट्रॉन का सिर्फ 2 हिस्सा नहीं, इलेक्ट्रॉन को आप नहीं तोड़ सकते। हालांकि अब इलेक्ट्रॉन के भी 2 हिस्से हो गए, इसको हम क्वार्ट्ज नाम से पहचानते हैं, लेकिन अभी तक हमारे सिलेबस में उसका जिक्र नहीं है। हमारा सिलेबस चलता है एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी में अभी तक वो कहीं भी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 25,000 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन 1.2 नहीं होगी। कितनी नहीं होगी, 1.2। हम चेक कर लेते, देख पहले क्या बोला, Q बराबर कितना दे रखा उसने, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को किसके बराबर रखते हैं, N E के। अब सर E भी कितना होता है हमारा, E कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है ना। हाँ तो E से E मर जाएगा तो N बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या, उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो N की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1 है। तो ये क्या पॉसिबल है, हाँ सर ये क्या है, पॉसिबल है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्या पॉसिबल है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि उसके पास, यहाँ पर हालांकि इसमें सब में प्लस दे रखा, मतलब ये प्रोटॉन्स की बात कर रहा है, लेकिन हम प्रोटॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ट्रांसफर किसको किया जा सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज। इसका फंडा हम समझ लेंगे अगली स्लाइड में, लेकिन इस टेस्ट का ध्यान रखना कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन नहीं होता, ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है, नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स के कारण। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन कम हो। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब वो प्रोटॉन को सम 0 इक्वल नहीं कर पा रहा, इसलिए। हम आगे इसका फंडा समझ लेंगे, बहुत आसान है। अब देख 4.8 इंटू 10 की पावर -19 बराबर n इंटू ई, नीचे लिया होगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। -19 से -19 उड़ जाएगा। अब n की वैल्यू देख सर, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है सर। 16 और 48 बचा, क्या बचा, n बराबर 16 और 48। सर इसको मार के देखते हैं, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आती है तो सर ये चार्ज पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। हम ट्राई कर लेते हैं। सर किसके मल्टीपल दिख रहे हैं, सर 8 के मल्टीपल दिख रहे हैं। तो क्या 8 2 जा 8 6 जा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3। सर n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। n की वैल्यू कितनी आ गई,
1/3 आ गई, नहीं उल्टा लिख दिया था, ठीक है। n क्या हो जाएगा हमारा 48/16, ठीक है 48/16। सर 16 3 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सर ये तो पॉसिबल है, सर आपने कहा था 1 2 3 कुछ भी आ जाए, सर ये चार्ज पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या आई है इंटीजर आई है, क्या आई है इंटीजर आई है। सर 3 है, 3 एक इंटीजर होता है, सर 3 यानी क्या, हमारे पास उस पैसे के कितने नोट हो गए 3 नोट हो गए, कितने नोट हो गए 3 नोट, तो पॉसिबल है, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं सर 8, कितना चेक कर लेते सर 8, ठीक है 8 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बराबर n, -19 से -19 उड़ा, अब 1.6 से जब हटा तो यहाँ 0 आ जाएगा। सर 16 5 होता है 80, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5, n की वैल्यू क्या आ गई 5। सर ये भी इंटीजर आ गई, सर मतलब सी ऑप्शन भी हमारा क्या पॉसिबल है। सर डी चेक कर लेते हैं, ठीक है, जब हम डी चेक करेंगे तो डी का आंसर क्या आ जाएगा, देख 6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, -19 से -19 गया, n बराबर 6 अपॉन 1.6, सर पॉइंट हटा ऊपर 0 आया, n बराबर 60 अपॉन 16। सर 60 तो 16 की टेबल में नहीं आता, सर कितनी बार आ जाएगा, n बराबर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग मतलब क्या, सर ये तो एक इंटीजर नहीं आया, मतलब क्या, यहाँ सिर्फ 10 के सिक्के पड़े थे, तो आपके पास पैसे कितने हो सकते, 100 हो सकते, 20 हो सकते, 30 हो सकते, कितने पैसे हो गए 10 के मल्टीपल में हो गए, ठीक है। लेकिन सर 105 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, क्यों, 5 रुपए हम घर से तो लाएंगे नहीं, यहाँ तो नोट किसके पड़े थे, सिर्फ 10 के पड़े थे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। ये तीनों चार्ज पॉसिबल है। सवाल ने क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है, कौन सा आवेश संभव नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। हाँ सर समझ गए। अब देख इसकी ट्रिक बताता हूँ, क्या, अगर 1.6 की टेबल में शुरू की डिजिट आ रही हो तो चार्ज पॉसिबल है, अगर 1.6 की टेबल में नहीं आ रही हो तो चार्ज नहीं है पॉसिबल, ठीक है। 8 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, बस ध्यान रखना 1.6 के ऊपर होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए 1.6 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आसान सवाल था, हम अगला सवाल चेक करते हैं। चलो, इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू द बॉडी, क्या बोला, इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू द बॉडी देन व्हाट इज द एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी वो ये सरासर ये पूछ रहा है कि सर अगर हमने एक बॉडी को 1 कूलम चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया 1 कूलम, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा एक बात बता, डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी का मतलब क्या, डेफिशिएंसी यानी कमी, डेफिशिएंसी यानी कमी, और एफिशिएंसी मतलब यानी ज्यादा, एफिशिएंसी मतलब ज्यादा, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन, अगर उसने क्या बोला 1 कूलम चार्ज, चार्ज हम किस फॉर्म में देते हैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देते हैं, तो कमी होगी या क्या होगी, कमी होगी, कमी होगी नहीं सर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ठीक है। ठीक है सर चेक कर लेते हैं, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne। अच्छा यहाँ तू देख के 2 ऑप्शन उड़ा सकता है, कैसे वो मैं आगे बताता हूँ। Q बराबर Ne, ठीक है सर, Q कितना बोला उसने 1 कूलम, Q कितना बोला 1 कूलम, सर N हमें निकालना है, E कितना होता है सर हम देख लेते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो N यहाँ से कितना निकल जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये ऊपर जाएगा, N बराबर 1/1.6 इंटू 10 की पावर +19, पता होना चाहिए हमें। अब देख ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 लग गया, तो N बराबर 10/6 इंटू 10 की पावर +19। अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करा, एक 10 का यहाँ डिवाइड करा, कर सकता हूँ मैं, या इससे आसान स्टेप में समझते हैं। ये 10 की पावर -19, 10 की पावर +19 लिख रहा हूँ, इसका एक पावर में इधर ले रहा हूँ, यानी n बराबर कितना कर रहा हूँ 100 इंटू 10 की पावर 18/6। इसका मतलब क्या, 10 की पावर 19 का मतलब क्या कि एक के बाद कितनी बार 0, 19 बार 0, तो एक 0 उठा के मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और बचा कितना 10 की पावर 18। अब जब हम इसको मारेंगे तो क्या आंसर आएगा 6.25, कितना आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, यानी क्या
कि अगर आप किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देते हैं, हम किसी वस्तु को कितना चार्ज देते, 1 कूलम चार्ज देते, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तब जाकर हमारे पास कितना 1 कूलम चार्ज बनता है। ठीक है, अच्छा एक बात बता सर, आपने पिछले सवाल में कहा था कि जो नंबर रहता है वो इंटीजर रहता है, 1 रह सकता, क्या 0.1 रह सकता, नहीं रह सकता, यानी क्या 10 की पावर माइनस में कभी रहेगी, नहीं रहेगी, n की वैल्यू हमेशा किस में रहेगी, पॉजिटिव में। तो सर ये 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही मार दिए, उस ट्रिक से 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही मार दिए। अब बचा क्या, 6.25 इंटू 10⁻15 और 6.25 इंटू 10⁻18, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। n की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, n की वैल्यू हमेशा क्या रहती है बेटा, पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम। चलो, Which of the following statement is true about the electric lines of force, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल की विद्युत रेखाओं के लिए सत्य है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देख, अ टेस्ट चार्ज विल नॉट बी एक्सेलरेटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। कहां से कहां चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। अब टेस्ट चार्ज दूर रहता है, वो कैसा रहता है, +1 कूलम। अब देख, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, यानी इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा। अब अगर मैं प्लस क्यू चार्ज इधर रख दूंगा, तो कूलम लॉ के हिसाब से ये इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। यानी क्या, आप बीच में खड़ो, 2 सुंदर कन्या इधर खड़ी है और 2 सुंदर कन्या इधर खड़ी है। अब वो 2 सुंदर कन्या आपको धक्का दे रही है उस दिशा में, और उधर की 2 सुंदर कन्या भी अपनी तरफ खींच रही है, तो आप कहाँ गिरोगे, जल्दी बताओ। सर, जो अपनी तरफ बुला रही है उसकी तरफ गिरेगे। यानी क्या, कूलम लॉ में क्या होता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है और प्लस प्लस को रिपेल करता है। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, सर क्यू भी इधर ही भागेगा। क्यू किधर भागेगा, 2 सुंदर कन्या की तरफ, तो क्यू भी किधर चलेगा, इधर चलेगा। उसने क्या पूछा था, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। सर ये तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगला, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड किसकी, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों, क्योंकि सारी एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, द लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। नहीं, गलत बात है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो लाइन्स ऑफ फोर्स भी कैसी होती है, पैरेलल होती है। लाइन्स ऑफ फोर्स भी कैसी होती है, पैरेलल होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की यही एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कैसी रहती है, पैरेलल चलती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। नहीं सर, ये तो सरासर गलत बात हो गई। क्या 2 इलेक्ट्रिक ऑफ फील्ड लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर, नहीं। मान ले कि 2 चार्ज है, यहाँ से ये यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है। अब अगर मैं एक को क्रॉस करवा के यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, सर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर गई। सर इससे देखो तो डायरेक्शन इधर है और इससे देखो तो डायरेक्शन इधर है, यानी क्या, उस पर अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गई, दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को क्रॉस कर, सर 2 डायरेक्शन हो जाएगी, नहीं, एक पॉइंट की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। हाँ भाई, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, बल्कि 2 विद्युत रेखाएं कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है उसकी, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ सर, समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में देख लेना। पूरा पीडीएफ आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल की लिंक से मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है वीडियो के बाद। तो आप वहाँ से पूरा जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना कुछ भी लिख रहे हैं, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़े, आखिरी समय में यहाँ से रिविजन करें, बहुत फायदेमंद रहता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स। सर वही सवाल आ गया। ठीक है, पढ़ते। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड starting from a negatively charged body and ending at positively charged body। नहीं सर, सर इतना तो समझ में आया क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से चालू होती है, पॉजिटिव से चालू होती है। कहाँ से चालू होती है, पॉजिटिव से, और कहाँ खत्म होती है, नेगेटिव से। अगर कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से चालू होती है, सर ये पॉजिटिव से चालू होती है और अनंत तक जाती है। सर नेगेटिव फील्ड लाइन, सर ये अनंत से आती है और नेगेटिव पर खत्म होती है। नेगेटिव पर क्या होती है, खत्म होती है। उसने ट्रू पूछा था, तो ये ऑप्शन हो गया गलत।
देख इसके दो ऑप्शन इधर भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। नहीं, पिछली स्लाइड में समझाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है, तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम अ नेगेटिवली। नहीं सर, सेम ऑप्शन रिपीट हो गया, तो सी ऑप्शन क्या हमारा गलत है, सेम ऑप्शन रिपीट हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व। सर इतना तो सही है कि वो किसमें होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। कर्व क्यों होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव से चलो और नेगेटिव पर आए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड एंडिंग नेगेटिवली चार्ज बॉडी। हाँ भाई, हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। कैसे, मान ले कि ये एक प्लस चार्ज है, ये एक माइनस चार्ज है, तो कहाँ से चालू होगी, यहाँ से जाएगी और इस दिशा में जाएगी, ठीक है। यहाँ से जाएगी और इस दिशा में जाएगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, अनंत में, ठीक है। फिर इधर जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, अनंत में। इधर भी जाएगी कहाँ, अनंत, इधर भी अनंत, नीचे भी अनंत। फिर यहाँ से कैसे चलेगी, फिर इस तरफ मुड़ जाएगी, मुड़ के जाएगी क्योंकि एक नेगेटिव फोर्स है, ठीक है। तो कहाँ से जा रही है, पॉजिटिव से जा रही है, और यहाँ की जो रेखा आ रही है वो नेगेटिव की तरफ आएगी। अनंत से जो रेखा आ रही है वो किसकी तरफ आएगी, नेगेटिव की तरफ आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से चालू होती है, पॉजिटिव से चालू होती है, और कहाँ खत्म होती है, नेगेटिव पे खत्म होती है, ठीक है। समझ आया अच्छे से। चलो अगला सवाल, अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूस। देख बहुत अच्छा सवाल है। अब मूविंग चार्ज के बारे में पूछा, हो सकता है तुम्हारे पेपर में स्टैटिक चार्ज के बारे में पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए क्या कि स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और एक मूविंग चार्ज जिसके पास क्या हो, एक्सेलरेशन हो, क्या हो, एक्सेलरेशन हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, प्लस रेडिएट्स एनर्जी। क्या करेगा, रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। ये डिफरेंस होते हैं। रुका हुआ चार्ज मात्र एक ही बल प्रदान करता है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर एक आवेश रुका हुआ तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर कोई आवेश, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट करेगा, ठीक है। अब देख पहला ऑप्शन क्या, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही है सर, पहला ऑप्शन ही सही है। नीदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट, ये भी गलत है। अगर ये कर ही नहीं रहा तो चार्ज है ही क्यों फिर, अगर ना वो इलेक्ट्रिक कर रहा है ना मैग्नेटिक कर रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, हाँ ये किसके लिए, ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। कौन सा चार्ज, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। स्टैटिक मतलब कौन सा, रुका हुआ। याद रखना, रुका हुआ आवेश मात्र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रदान करता है, और बाकी दूसरे अगर चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी। और अगर आवेश चल रहा है लेकिन त्वरण के साथ, किसके साथ, त्वरण के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, प्लस एनर्जी भी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सुना होगा, ये भी गलत, ठीक है। चलो, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू अ हाई पोटेंशियल रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहा है कि अगर एक चार्ज को हम लो पोटेंशियल से कहाँ ले जाते हैं, हाई पोटेंशियल पे ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, लो पोटेंशियल से कहाँ ले जाते हैं, हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देख में इंक्रीज और डिक्रीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, रिमेन्स द सेम। क्या हो सकता है बताओ, उसने क्या कहा कि अब पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से ले गए हम, लो से ले गए हाई की तरफ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। याद होना चाहिए हमें, क्या लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल पे गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। बेसिक सवाल है, रिमेन्स द सेम तो हो नहीं सकता। अगला, अ हॉलो मेटेलिक स्फीयर इज चार्ज पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट। कितना दे रहेगा, एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर पर अंदर कितना चार्ज है, 12 वोल्ट। अंदर कितना सरफेस पर कितना है, 12 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमें पता होना चाहिए क्या कि हॉलो स्फीयर में चार्ज इनसाइड एंड चार्ज एट सरफेस ऑलवेज रिमेन्स सेम। क्या भाई, अगर यहाँ पर 12 वोल्ट है तो सेंटर पर क्या, पूरे स्फीयर के अंदर कहीं भी देखो कितना होगा,
12 वोल्ट। कितना होगा? 12 वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 वोल्ट। पता होना चाहिए हॉलो स्फीयर के अंदर, खोखले गोले के अंदर उतना ही वोल्ट, उतना ही पोटेंशियल रहता है जितना उसके सरफेस पर रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, रेडियस 50 सेंटीमीटर, कितना है? 50 सेंटीमीटर पर 12 वोल्ट। कितना है? 12 वोल्ट। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। अब देख, इतना हमें पता होना चाहिए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी रहती है? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी रहती है? 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर भी कितनी होगी? 0। डायरेक्टली हमें पता है क्या कि अगर हॉलो स्फीयर के अंदर कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। और R कहाँ से नापते हैं? सेंटर से ही नापते हैं। तो R तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, R कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि जितनी आई उतनी चली गई। ठीक है, जितना दिया उतना लेगा। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। सर अभी आपने बताया, अभी जस्ट अभी बताया क्या कि जितना सरफेस पर होगा उतना ही सेम कहां पर होगा? हर गोले में। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सेम रह जाएगा। कितना? KQ/R ही रह जाएगा। कितना है ये? 12 वोल्ट। कितना है? 12 वोल्ट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी हो जाएगी? 0, और ये कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आसान सवाल है, घबराना नहीं है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? क्या पूछा गया? नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या पूछा गया? सही नहीं है। सही विकल्प नहीं बताना, वो विकल्प बताना है तो सही नहीं है। ठीक है, ये आपको एक नंबर दिला के जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ हॉलो स्फीयर इज इनफाइनाइट। ठीक है, द हॉलो स्फीयर एक्ट एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। ठीक है, व्हेन अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज द एंटायर चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये भी बात सही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है सर, 4 ऑप्शन पढ़ ली। हम नीचे से शुरुआत करते हैं। सर नीचे से शुरुआत क्यों कर रहे हो? आपको पता है मतलब सर इसका आंसर क्या? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या बेटा? गलत है। लेकिन एक गलत के कारण हम 3 नई चीज सीखेंगे। तीनों नई चीज सीखते हैं। क्या? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान ले कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इतना उसका यहाँ प्लस Q है, तो इस पर जो इसका फोर्स लग रहा है ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। ठीक है, व्हेन अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज, क्या? व्हेन अ हॉलो स्फीयर इज चार्ज द एंटायर चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। सही बात है क्या? हाँ, क्या कि अगर कोई एक हॉलो स्फीयर में आप चार्ज देते हो तो उसका सारा चार्ज कहाँ जाता है? उसके सरफेस पर आ जाता है। कहाँ जाता है? उसके सरफेस में आ जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? उसके सरफेस में आ जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। द हॉलो स्फीयर एक्ट एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। हाँ देख, यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो तुम अंदर बैठो। क्या बैठो? अंदर बैठो, और बाहर से अगर किसी ने तुम पर करंट डाला, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। ठीक है, बस तुम इसके कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जब बिजली गिरती है, क्या गिरती है? बिजली गिरती है तो हमें कार के अंदर बैठ जाना चाहिए बिना उससे अड़े हुए। क्यों? क्योंकि जो कार के ऊपर रहता है वो भी किसकी तरह इफेक्ट करता है? शील्ड की तरह। किसकी तरह इफेक्ट करता है? शील्ड की तरह। ठीक है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ हॉलो स्फीयर इज इनफाइनाइट। नहीं, हॉलो स्फीयर इज इनफाइनाइट नहीं, हॉलो स्फीयर इज 0। कितनी होती है? 0 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर इज 0। ठीक है, हम एक करेक्शन करवा देते हैं आपको। एक करेक्शन है इसमें, देख लीजिए। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है। ये इस सवाल को वापस पढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, यानी अगर हम यहाँ से किसी चार्ज को उठाकर यहाँ तक लाए तो वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसको
सही कर लेना, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होती है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर एक चार्ज हो और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर लाए तो उस पर जितना वर्क डन करा गया वो उसका पोटेंशियल होता है। क्या होता है उसका पोटेंशियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने 12वीं का पहला चैप्टर जो कि सबको लगता है बहुत कठिन है, हमने पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, सारे फॉर्मूले रख लिए। ठीक है, इसमें आपको एक दो सवाल और बता देता हूँ जो पूछने के चांसेस है। क्या वो तुम्हें बोल देगा कि दो आवेश Q1 और Q2 इनके बीच में लगने वाला बल कितना है। मान ले कि दूरी कितनी R, तो इनके बीच में कितना बल लग रहा है, F। कितना बल लग रहा है, F बल। यदि Q1 को दुगना कर दिया जाए और Q2 को भी दुगना कर दिया जाए और इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो अब इनके बीच में कितना बल लगेगा। ठीक है, तो देख पहले कितना लग रहा था, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। नया बल कितना लग रहा है, देख F डैश बराबर K Q1 की जगह 2Q1 Q2 की जगह 2Q2 अपॉन R की जगह R/2 का स्क्वायर, R की जगह R/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, F डैश बराबर K Q1 Q2 इंटू 4 अपॉन R स्क्वायर बाय 4। ये 4 भी उठ के यहाँ चले जाएगा तो F डैश का आंसर कितना आ जाएगा, 16F। ठीक है, सेम सवाल हमने ग्रेविटेशन में करा था जब उसने मास को दुगना करा था और उसके बीच की दूरी को क्या करा था, आधा करा था। देख सेम सवाल है, जी कितना होता है, F बराबर G m1 m2 बाय R स्क्वायर और कूलम में कितना होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यानी क्या कि दोनों की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और G और K उसका कांस्टेंट हो जाता है और दोनों के मास और चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, चार्ज अगर कूलम फोर्स लो तो चार्ज और ग्रेविटेशन फोर्स लो तो G इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हमें याद रखना, सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से एग्जाम देना। एग्रीकल्चर गुरुदेव की तरफ से ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हम आपके साथ हैं।